हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवेश एकेडमी पर स्वागत है। आज यूपी टेट 2021 में पूछे गए प्राथमिक लेवल पर पूरे 30 प्रश्नों को लेकर के आए हैं और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में इसको देखेंगे। इसके इर्द गिर्द जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आपको कराने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और जितने भी कंपटीशन, जितने भी टेट हैं, सी टेट, यूपी टेट, रीट और एच टेट, जितने भी टेट हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है, बीएड एंट्रेंस वाले खास करके इसको देख लीजिएगा। अभी 2 महीने के बाद पेपर है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। तो घुमक्कड़ एक शब्द दिया है, इसका हमको प्रत्यय बताना है। तो किसी भी शब्द का उपसर्ग या प्रत्यय पता करना हो तो उसका सबसे आसान तरीका है कि उसका विच्छेद कर लीजिए, और विच्छेद करने के बाद मूल शब्द और उपसर्ग और प्रत्यय आप आसानी से पता कर लेंगे। तो हमारे सामने घुमक्कड़ दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है अक्कड़, और सेकंड है ड़, और थर्ड है अड़, और फोर्थ है कड़। तो इसमें आपका देखना है घुमक्कड़। घुमक्कड़ में घूम जो है मूल शब्द है और अक्कड़ इसका प्रत्यय हो जाएगा। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं कि इसके आसपास कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय है। अक्कड़ प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द भुलक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़ आदि हैं। यानी ये जो तीनों शब्द दिए गए हैं, भुलक्कड़, पियक्कड़, कभी घुमक्कड़ आ जाता है तो कभी पियक्कड़ आ जाता है, कभी कुदक्कड़ आ जाता है। तो इस प्रकार से जितने एक प्रश्न के साथ साथ इसके दायरे में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी प्रश्नों को इसी प्रकार से 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रत्यय भी देख लेते हैं। शब्द के उपरांत जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी शब्द के अंत में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो हमारा प्रत्यय कहलाता है। जैसे श्रोता है, श्रोता का मूल शब्द हो जाएगा श्रो और प्लस ता, यानी ता इसका प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका देखिए, श्रोता का इसमें हमने संधि विच्छेद कर दिया, तो श्रो हो गया प्लस ता हो गया। श्रो जो है ये मूल शब्द है और ता इसका प्रत्यय है। तो इसी प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, अक्कड़ इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। पावापुरी में, वैशाली में, कुशीनगर में, पारसौली में। तो आइए पहले महावीर स्वामी के बारे में हम देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। तो 24वें तीर्थंकर, ये हमेशा पूछा जाता है कि महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर हैं। तो ये 24वें तीर्थंकर हैं। वह इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली के निकट में हुआ था। तो वैशाली में इनका जन्म हुआ था। सभी विकल्प असंगत हैं, यानी सभी विकल्प गलत हैं। केवल वैशाली, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वैशाली इज राइट आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। इसमें संधि पूछी है। तो स्वच्छंद का सबसे पहले हम संधि विच्छेद पता कर लेंगे। तो आइए पहले ऑप्शन देख लें। विसर्ग, दीर्घ, गुण और व्यंजन, इन तीनों संधि में कौन सी संधि है, यही पूछा है। तो स्वच्छंद में व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद स्व प्लस छंद होता है। तो इसमें आपका व्यंजन संधि करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि अब तक जितने यूपी टेट में पेपर हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर को लेकर के आप सबके बीच डेली आता रहूँगा। पूरे प्रीवियस ईयर को कवर करा के इसी को बेस बना करके प्रैक्टिस सेट डेली आपको कराएंगे। और बीएड एंट्रेंस वाले और जो भी हिंदी जहाँ भी पूछी जाती है, हर प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल से जुड़ जाएं आप सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। तो 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष और 80 वर्ष। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, 35 वर्ष। उस वक्त महात्मा बुद्ध की जो उम्र थी वो 35 वर्ष थी। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, श्रुति धर्म का अर्थ है, यानी श्रुति धर्म
का अर्थ क्या है ये हमको बताना है। 4 धर्म दिए गए हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म और वैदिक धर्म। तो इसका ऑप्शन डी वैदिक धर्म सही हो जाएगा। श्रुति धर्म का अर्थ वैदिक धर्म होता है। अब किस प्रकार से होता है आइए इसको हम देखते हैं। वैदिक धर्म संस्कृति में लिखे 4 वेद सनातन धर्म की धार्मिक किताबें हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार ऋग्वेद और अन्य वेदों के मंत्र ईश्वर द्वारा ऋषियों को दिए गए थे, इसलिए वेदों को श्रुति यानी जो सुना गया हो, तो श्रुति का मतलब जो सुना गया हो कहा जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, वैदिक धर्म सही है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, अंग का उच्चारण स्थान है नासिक, कंठोष्ठ, मूर्धन्य, कंठ तालव्य। तो अंग जो है ये पंचमाक्षर होता है, यानी पंचम वर्ड को ही पंचमाक्षर बोलते हैं। जैसे अंग, इया, ड, न, म ये सब जो है पंचमाक्षर होते हैं। तो आइए देखते हैं इसका विस्तार थोड़ा सा। नासिक से अंग, इया, ड, न, म का उच्चारण होता है, क्योंकि इनके उच्चारण में श्वास वायु नाक से होकर निकलती है। यह अंतिम व्यंजन वर्ण होते हैं, वही जो हमने बताया कि पंचमाक्षर होते हैं। तो सभी पंचमाक्षर जो है नासिक के वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, नासिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हर प्रकार की वीडियो आपको आपके तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आपको उपलब्ध होती रहेगी। नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 4 गज मलमल में कौन सी विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक और सार्वनामिक। तो आइए पहले इसके बारे में देख लेते हैं। 4 गज मलमल में परिमाणबोधक विशेषण है। इसमें गज की निश्चित संख्या 4 बताई गई है। इस प्रकार निश्चित परिमाणवाचक, यानी ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और ये सही विकल्प परिमाणबोधक हो जाएगा। इसमें परिमाणबोधक ही दिया गया है, परिमाणबोधक इसका करेक्ट ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। समास का विलोम क्या है? विलोम का मतलब है किसी भी शब्द का उसका विपरीत अर्थ बताना ही विलोम कहलाता है, यानी उसका जस्ट अपोजिट। तो समास का क्या हो जाएगा? ए है व्यास, बी है साहसिक, सी है समस्या और डी है सामासिक। तो समास का जो विलोम है ये हो जाएगा आपका व्यास। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शून्य का तत्सम रूप क्या है? शून्य, शून्य, सुना, सन्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्सम रूप क्या है। ऐसा शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जो संस्कृत से अपने रूप और आकार थोड़ा सा बदल करके हिंदी में आए हैं वो हमारे सभी तद्भव कहलाते हैं। तो इसका देखते हैं। शून्य, शून्य, सुना, सन्न। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शून्य, इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। शून्य शब्द तत्सम, वही जो हमने बताया अभी। इसका तद्भव शब्द शून्य है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं तत्सम होते हैं, और जो अपने रूप और आकार को बदल करके हिंदी में आए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। आँख किरकिरी होने का अर्थ है। तो ये हमको मुहावरा है, मुहावरा बताना है कि आँख किरकिरी होना इसका अर्थ क्या होता है। तो अप्रिय लगना, बहुत प्रिय लगना, कष्टदायक होना, धोखा देना। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अप्रिय लगना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए और जो दिया गया है इन सब का भी मुहावरा देख लेते हैं, क्योंकि आज ये आया है प्रश्न में, कल जो ऑप्शन में है इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए इसका देख लेते हैं। आँखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, आँखों का तारा बहुत प्रिय होना, कलेजा फटना कष्टदायक। तो ये सभी का हमने उत्तर देख लिया। तो 10वें का पहला सही हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। इसमें हमको वर्तनी बताना है। तो अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रहित, अनुगृहित। तो अनुग्रहित, तो इसमें जो ऑप्शन आपका ए सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी अनुग्रहित इसका सही हो जाएगा। तो आइए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो जैसे अशुद्ध है आधीन, तो इसका शुद्ध हो जाता है अधीन। चल, ये आपका गलत है, चंचल होता है। अस्वीकार का अस्वीकार होता है, अश्व का अश्व हो जाता है। तो इसका 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। तो शुद्ध और अशुद्ध का ये क्वेश्चन है। पैतृक, 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 पैतृक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। दिया है स ध्वनि का उच्चारण स्थान है, यानी बड़े वाले स का ध्वनि स्थान पूछा है। दंत, मूर्धा, तालु, दंतालु। तो किसी भी अक्षर का उच्चारण स्थान ज्ञात करने के लिए, बताने के लिए सबसे अच्छा है कि जैसे इसमें जो आपका करना है ईचू या शानाम तालु। ईचू, ई और च वर्ग के पूरे आ जाएंगे। य और स, ये सब आपके तालु में होते हैं। जैसे आइए इसका 13वें का ऑप्शन सी तालु सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको भी देखेंगे। तो स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है। इसके अलावा च, छ, ज, झ, य यानी ईचू या शानाम तालु, यानी च वर्ग के सभी। य का भी उच्चारण स्थान तालु है। तो मूर्धा का ऋतु रसाना मूर्धा होता है। तो उसी से ट, ठ, ड, ढ, अड़ एवं ढ और ढ होता है। और दंत से त, थ, द, ध, न। तो ये सब आपको उच्चारण स्थान है। तो इसका विकल्प सी तालु सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग ज्ञात करें। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, उसका मूल शब्द के आगे जो लगता है वो उपसर्ग होता है। तो ए दिया है अत, बी है अ, और सी है अत्य, और डी है अति। तो आइए पहले उपसर्ग और प्रत्यय का डिफिनीशन अच्छे से देख लेते हैं। तो दिया है उपसर्ग। उपसर्ग उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। जैसे प्र, सु, अति, अधि, अनु, नी। और एक शब्द प्रहार ले लें तो इसमें हार जो है ये मूल शब्द है, प्र जो है ये उपसर्ग है। तो आइए प्रत्यय देख लेते हैं। शब्द के उपरांत जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी शब्द के अंत में जो प्रयोग किया जाता है वह शब्द हमारा प्रत्यय कहलाता है। जैसे ता और ना, ये अभी श्रोता का हमने एग्जाम्पल इसके पहले लिया था। श्रोता में श्रो जो है ये मूल शब्द है और ता जो है इसका प्रत्यय है। तो आइए 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा अत, अ, अत्य, अति। तो इसमें आपका हो जाएगा अति धन अंत। तो इसका अति आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे अति प्लस अंत होगा, तो इससे आपका अति आंसर सही हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है, उपत्यका का क्या अर्थ है। सूर्य ए है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उपत्यका कहते हैं। या प्राणियों के पेट का एक अंग, या पर्वत का शिखर, या पर्वत के पास की भूमि। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी 15वें का डी, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। तो इसका डी आंसर राइट है। तो आइए कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं जो अर्थ बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। उदयाचल,
सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं। अंकुश, हाथी हाँकने का छोटा भाला जो होता है उसे अंकुश बोलते हैं। उर्वरा, ऐसी जमीन जो अच्छे उत्पादक हो वो हमारा उर्वरा कहलाती है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी, आशु भाषण, श्रुतलेख, सुलेख। तो इसमें हमारा मौखिक अभिव्यक्ति जो अपने से बोला जाता है बिना देखे उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। तो इसमें आशु भाषण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आशु भाषण का मतलब होता है किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर, किसी भी मंच पर तत्काल सोच करके बोल देना। तत्काल कोई किसी टॉपिक के बारे में सोचा और उस पर बोल देना ही आशु भाषण कहलाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप आशु भाषण है। इसके लिए धैर्य, विविध विषयों का ज्ञान, तुरंत सोचने की क्षमता की आवश्यकता होती है। यह भाषा में पारंगत होने की क्रिया है, या यह भाषा में पारंगत होने पर किया जाता है। जब किसी भी भाषा में आप पारंगत हो जाएंगे, यानी उसकी अच्छी खासी नॉलेज होगी, तभी आप उसके बारे में तुरंत सोच करके बोल सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में बोलियां पूछा है 15, 25, 18, 22। तो इसमें देखना है, इसमें एक कन्फ्यूजन होता है। क्या कन्फ्यूजन है अभी हम आगे बताएंगे आपको। तो अभी दिया गया है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, अभी हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 18 बोलियां हैं। तो अब आइए देखते हैं कि क्या कन्फ्यूजन होता है। तो पहले देख लीजिए, 3-4 पॉइंट हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। तो यही जब आपसे बोलियां पूछता है तो आप गलती से 22 मार देते हैं। ये 22 भाषाएं हैं हमारे यहाँ। तो सेकंड देखते हैं, हिंदी साहित्य में जिन 22 बोलियों की आप बात कर रहे हैं वो बोलियां 22 बोलियां नहीं, 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में हिंदी, गुजराती जैसी भाषाएं आती हैं, परंतु यहाँ सिर्फ हिंदी भाषा की बात हो रही है, जिसमें हिंदी की 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां हैं। तो एक प्रश्न बन सकता है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। तो इस प्रकार से हमारा 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यानी 18 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो इसमें मूल शब्द भी बताने हैं और प्रत्यय भी बताने हैं। तो सबसे पहले सामाजिक का हमको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो इसका समाज प्लस इक होगा, सामाज नहीं होगा, क्योंकि मूल शब्द जो है वो हमेशा आपके दिनचर्या में यूज होने वाले होने चाहिए। सामाज कोई शब्द नहीं होता, समाज होता है, इसलिए समाज प्लस इक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इक प्रत्यय से जुड़े हुए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि हो सकता है अगले पेपर में ये सब मिल जाए आपको। तो देखते हैं, इक प्रत्यय के उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं। शारीरिक, शरीर प्लस एक, नैतिक, नीति प्लस एक, पारिवारिक, परिवार प्लस एक, धार्मिक, धर्म प्लस एक, दैनिक, दिन प्लस एक। तो ये आपके कुछ प्रत्यय के उदाहरण थे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, यानी तद्भव एक पत्रिका है, इसके संपादन जो किए हैं उनका नाम बताना है आपको। तो जो संपादन करता है वही संपादक कहलाता है। तो ए है लीलाधर जगुड़ी, बी है अखिलेश, सी है हरिप्रकाश उपाध्याय और डी है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो इसका 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अखिलेश इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति, चंद बरदाई और नरपति नाल जगनिक।
तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जगनिक का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, जगनिक ने ये लिखा है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के आसपास जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देखते हैं। विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्तिकला, कीर्ति पताका, पदावली। चंद की रचना पृथ्वीराज रासो। नलपति नाल्ह की रचना है विशल देव रासो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी एग्जाम में। हर एग्जाम में यही 3-4 क्वेश्चन घूमते रहते हैं, तो इन सब क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान से देखिए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, अकाल का पर्यायवाची है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अकाल का पर्यायवाची पूछा है, दुर्भिक्ष, अपरिहार्य, अधियारा, अक्षत। तो अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, दुर्भिक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है। ए है अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, बी है क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, और सी है अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, डी है छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। तो जो ऑप्शन डी है ये तो संयुक्त वाक्य है, जिसमें और लगा हो और से जुड़े हों वो संयुक्त वाक्य होते हैं। और मिश्र मतलब आश्रित होना, जैसे मिश्र में श्र लगा है तो आश्रित में भी श्र होता है। इससे आप पहचान सकते हैं कि एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो। जैसे अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, मतलब ऑप्शन सी पर गौर करिएगा, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, इसमें की लगा है, ये जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा आपका। एक अध्यापक जो देखते हैं कि मतलब आगे वाला जो वाक्य है पीछे वाले वाक्य पर आश्रित है, इसलिए 22 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका मिश्र वाक्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए प्रत्याशा, बी अप्रत्याशित, सी अपरिमेय, डी है अनाहुत। तो इस का आंसर जो हो जाएगा दिया है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, जिसका कोई आशा ही ना हो तो अप्रत्याशित, जिसका पहले से कोई आशा न हो वो अप्रत्याशित होता है। तो इसका 23 यानी 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर लीजिएगा। आइए 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए मुझसे उठा नहीं गया, इसमें नहीं शब्द निगेटिव वर्ड आ जाता है। मुझसे उठा नहीं गया तो ये भाव से है, इसमें भाव कुछ कर्म नहीं हो रहा है, तो ये भाववाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया, नहीं जिस वाक्य में आ जाएगा वो सब आपके भाववाच्य होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 24 का सी भाववाच्य सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है। निधन कपट, निष्धन कपट, निधन कपट, निष्धन कपट। तो इसका ऑप्शन बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग कराइए इसको। तो ए है निह कपट, निष्कपट, निकपट, निष्कपट। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 25 का ए, निह धन कपट इक्वल टू निष्कपट होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। मतलब कोई एक ऐसा देश है जहां हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने के लिए भी और बोलने के लिए भी किया जाता है। तो ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है पाकिस्तान और डी है मॉरिशस। तो ऑप्शन डी मॉरिशस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने दोनों के लिए किया जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूरसागर किस भाषा की रचना है। मतलब सूरसागर किस भाषा की रचना है यही हमको बताना है। अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। तो इसका ऑप्शन सी ब्रज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है।
सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सुभद्रा कुमारी चौहान ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सी है परिमाणबोधक और डी है संख्यावाचक। तो इसमें जो क्षेत्रीय है इसमें गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। तो चौराहा एक संख्यावाची शब्द है, तो इसका ऑप्शन 30 क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द्विगु समास। क्योंकि जो संख्यावाची शब्द होते हैं उसमें द्विगु समास होता है। तो आइए द्विगु समास किसे कहते हैं इसको भी देख लेते हैं। द्विगु समास जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक हो यानी संख्यावाची हो वो आपका द्विगु समास कहलाता है। दो पहरों का समूह दोपहर, तीन लोकों का समाहार यानी त्रिलोक। 2021 का हिंदी विषय का 30 प्रश्न कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हर एक क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखा होगा, उसके विश्लेषण को सुना होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे चैनल। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।